वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर की, एंड दैट इज द लॉजिस्टिक सेक्टर। शुरुआत हम करेंगे इस सेक्टर को अंडरस्टैंड करने में। मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ों की बातें होंगी, क्या क्या सेक्टर के प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इश्यूज है, ग्रोथ क्या कहाँ से आ सकती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर हम 3 कंपनीज का एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। एक काफ़ी डीप डाइव वीडियो रहेगा, काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन का वीडियो रहेगा, लेकिन एंड तक जरूर बने रहिए। हमें तीनों कंपनीज का हमने सिनारियो एनालिसिस भी किया है। जब भी हम कंपनी एनालाइज कर रहे हैं उसके बाद एक सिनारियो एनालिसिस है। 3 ऐसी कंपनीज है जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में है लेकिन अलग अलग सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। तो इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आपको हर एक सेक्टर के, हर एक सब सेक्टर विद इन दी लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में बहुत अच्छे डिटेल्ड चीज़ें आपको यहाँ पर समझने मिलेगी। तो जैसा मैंने कहा था, एंड तक जरूर बने रहिएगा। एंड चलिए हम शुरू करते हैं सेक्टर अंडरस्टैंड करने से, एंड देन वी विल गो एंड अंडरस्टैंड ईच ऑफ द कंपनीज इन द सेक्टर एज वेल। सो इंडिया का जो लॉजिस्टिक मार्केट है वो काफी बड़ा मार्केट है, एंड दिस इनकैप्सुलेट्स अ लॉट ऑफ सब सेक्टर्स विद इन इट। क्योंकि लॉजिस्टिक्स बेसिकली मीन्स एक चीज को दूसरी जगह पर पहुंचाना। तो उसमें जो भी मीडियम्स इन्वॉल्व है वो सारे यहाँ पर होते हैं। डोमेस्टिक एयर एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन इज वन सेगमेंट, rail transportation is one segment, road transportation. Now road transportation is the biggest one within all the logistics sector that we have. तो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी होता है, पार्ट ट्रक लोड होता है, फुल ट्रक लोड होता है। इनके क्या मीनिंग होते हैं ये हम आगे समझेंगे, बट जस्ट सिंपली अगर आपको बताया जाए तो पार्ट ट्रक लोड बेसिकली वो होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह एक ट्रक पहुंचा रहे हो जहां पर डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए सामान है। यानी आपके पास इतना सामान नहीं है कि आप पूरी ट्रक भर पाओ जो सर्विसेज आपको दे रहे हैं ट्रकिंग के, बट ऐसे ही बहुत सारे 10-15 वेंडर्स से सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, उसको हम पार्ट ट्रक लोड कहते हैं। एंड फुल ट्रक लोड बेसिकली इज कि यू आर बुकिंग द होल ट्रक फॉर टेकिंग वन थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Cross-border transportation is another segment, and warehousing and supply chain services. Now, this is also a very underrated segment within the logistics segment, because logistics sector is poised to grow well, but logistics sector में बहुत सारी चीज आती है. It's just not trucking or just not transportation from one place to another. It also encapsulates storage. It also encapsulates something like सॉफ्टवेयर फॉर सप्लाई सर्विसेज। सो ये सारी चीजें भी लॉजिस्टिक सेक्टर के विद इन आती है, एंड दे ऑल्सो ऑफर लॉट ऑफ प्रोपोजिशंस फॉर इन्वेस्टर्स टू अंडरस्टैंड दोज बिजनेसेस एज वेल। तो इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आपको इंसाइट्स मिलेंगी कि ये सेक्टर कैसे एग्जैक्टली फंक्शन करता है एंड कहाँ कहाँ ग्रोथ के लीवर्स हो सकते हैं। तो अगर इंडिया के लॉजिस्टिक स्पेंडिंग की बात करें तो वो 14% ऑफ जीडीपी है, विच इज क्वाइट हाई। बट ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर इतना हाई परसेंटेज एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज नॉट गुड, बिकॉज इससे इनएफिशिएंसीज जो है वो इस नंबर में दिख कर आ रही है। अगर हम यूएस या फिर जर्मनी जैसे डेवलप्ड नेशंस से कंपेयर करें तो वहां पर लॉजिस्टिक स्पेंडिंग इज अराउंड 8-9% ऑफ द जीडीपी। एक और चीज जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मार्केट इज कि इट इज वेरी फ्रैगमेंटेड, इट इज वेरी अनऑर्गेनाइज्ड। जो टॉप 10 प्लेयर्स है इंडिया में ऑफ लॉजिस्टिक इन द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, they have only 1.5% of the total market share of the logistics market, whereas US में that is 15% and in China it is 7-10%। तो बहुत सारे छोटे छोटे ग्रैन्युलर मार्केट है ये लॉजिस्टिक्स का इंडिया में। कोई भी एक सिंगल प्लेयर या फिर द टॉप फ्यू प्लेयर्स डोंट हैव अ वेरी हाई मार्केट शेयर हियर। एक और चीज जो है कि जो लार्जेस्ट लॉजिस्टिक कंपनीज है, अगर हम कंपेयर करें यूएस या फिर चाइना से, तो वो 20-30 टाइम्स बड़े हैं in terms of valuations, in terms of revenues, in terms of profits as well, compared to India's largest logistic companies. तो वहां पर जो कुछ की प्लेयर्स है, they have become really big because वहां पर वो मार्केट उतना एफिशिएंटली टैप कर सके जो इंडिया में अब तक हो नहीं पाया है। एक और चीज जो है कि यूएस एंड चाइना जैसे जो मार्केट्स है वहां पर लॉजिस्टिक के जो प्लेयर्स है, दे ऑफर अ लॉट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विसेज। इट इज जस्ट नॉट टेकिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसमें ट्रांसपोर्टेशन तो सबसे बेसिक चीज हो गई, उसके साथ साथ वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन सर्विसेज, बहुत सारी चीजें वो ऐसे आपको एज अ पैकेज देते हैं जिससे आप आपके मेन धंधे पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स दैट इज टेकिंग योर गुड्स टू द फाइनल डेस्टिनेशन इज टेकन केयर ऑफ बाय द लॉजिस्टिक प्लेयर्स। इसी तरह वो इतना ज्यादा मार्केट जो है वो टैप कर सके हैं। तो फॉर कंपैरिजन, नाउ दिस इज एक्चुअली अ 2-year ओल्ड डेटा, सो थोड़ा सा डेटेड डेटा है, बट जीडीपी का हमने कंपैरिजन किया है विद लॉजिस्टिक स्पेंड्स। सो इफ यू सी इन दिस टेबल, टोटल लॉजिस्टिक स्पेंड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी यूएस में 8% है, चाइना में अराउंड 14-15% के आसपास है। इनफैक्ट इट इज नाउ अराउंड 10% नाउ। दिस इज एक्चुअली अ बिट डेटेड डेटा।
इंडिया में अराउंड 14 to 15% का लॉजिस्टिक स्पेंड्स है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर टू ऑब्जर्व is the indirect spends as a percentage of GDP. I'll just highlight it here. Now, if you see this parameter, indirect spends as a percentage of GDP, this is just 1% in US. Now, indirect spends basically means कि ऐसी चीजें, ऐसी चीजों पर खर्चे बढ़ना जो एक कैरिंग कॉस्ट है, यानी कोई पिल्फरेज हो गया या डैमेज हो गया या फिर कोई चीज खराब हो गई तो जो वेस्टेज है उसके कॉस्ट, those are the indirect costs. They are almost 6% of the GDP in case of India, whereas a developed market like US, you will see it is just 1%. तो ये हमारी inefficiencies जो है वो यहाँ पर फैक्टर हो रही है. तो इस चीज को हमें और कम करने की जरूरत है, उससे सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा. एंड जहां पर जो भी स्पेंडिंग होगी वो मेन कॉस्ट्स जो है, दैट इज द डायरेक्ट स्पेंडिंग, वो बढ़नी जरूरी है. दैट इज द होल crux of understanding this comparison. Even if you see per capita logistics spends, they are also very less in India compared to a country like US. And as I said, top 10 organized players का share जो है वो भी काफी कम है इंडिया में. Even other parameters like average size of a warehouse or average size of a truck, average daily distance traveled. Now, average daily distance that is traveled by trucks, that is a derivative of the condition of roads, condition of traffic. ये सारी चीजों का वो डेरिवेटिव रहता है, तो वो भी इंडिया में कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक यूएस. तो बहुत सारी चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है अगर लॉजिस्टिक सेक्टर इन जनरल को इंप्रूव करना है. एंड वही हमें जो डिफरेंस है वो इस टेबल के द्वारा हमें काफी अच्छे से समझ में आ रहा है कि हमें कितना डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवर्स करना है इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग दिस सेक्टर. तो अराउंड 66% जो है फ्रेट मूवमेंट इंडिया में एज ऑफ 2022, दैट इज थ्रू रोड. रेल में 31% है, शिपिंग कॉन्स्टिट्यूट्स 3% एंड एयर कॉन्स्टिट्यूट्स 1%. सो दैट इज हाउ द स्टैक्स आर करंटली लोडेड इन दिस फेवर. सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें हेल्प करता है फॉर द होल लॉजिस्टिक सेगमेंट इन जनरल, तो उसमें भी कुछ चीजें हैं हमारे पास, जैसे इनलैंड कंटेनर डिपोज 129 है, कंटेनर फ्रेट स्टेशन 168 है. नाउ दीज आर गुड नंबर्स इन जनरल. हमें पैरामीटर चाहिए होता है टू अंडरस्टैंड कि ये कम है ज्यादा है, but some of the more developed nations have these numbers in better state compared to India. मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, इसकी बात हम आगे वीडियो में तुरंत करने वाले, तो तब इस चीज को हम एड्रेस करेंगे. तो जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क है, इसकी कंसेप्ट बेसिकली किस चीज पर बेस्ड है. नाउ इस डायग्राम में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि करंटली सिचुएशन कैसी है इंडिया में एंड आइडियल सिचुएशन कैसी होगी. करंट सिचुएशन ऐसी है जहां पर पॉइंट टू पॉइंट मॉडल बेसिकली फंक्शन करता है. सो हर एक लॉजिस्टिक प्लेयर इज ऑन देयर ओन. उनको खुद ये फिगर आउट करना है कि एक चीज को दूसरी चीज पर एफिशिएंटली कैसे पहुंचाया जाए. सो अगर कोई कंपनी है जिसके मुंबई में किसी चीज है जिसे दिल्ली में पहुंचाना है, तो वो एक 10 टन के ट्रक में डाल के पहुंचा रहे हैं करंटली. दैट इज हाउ इट इज फंक्शनिंग राइट नाउ. लेकिन एक अगर MMLP यानी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अगर डेवलप किया जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि एवरी मेन सिटी विल हैव अ हब, जो हब एफिशिएंसी की और ज्यादा पॉइंट करेगा. तो फॉर एग्जांपल मुंबई से अगर कोई चीज दिल्ली पहुंचानी है तो वो से ठाणे से पहुंचानी है. सो ठाणे से वो मुंबई के MMLP पे आएगा. वहां से एक मेजर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम लाइक 30 टन ट्रक या फिर रेल रूट से ये सारी चीजें बल्क में पहुंचाई जाएगी टू अनदर MMLP एंड वहां से वो ट्रांसपोर्टेशन टू द नियरेस्ट हब होगा. इससे ये होगा कि एफिशिएंसी सिस्टम में बढ़ जाएगी, बिकॉज आप अगर ज्यादा वॉल्यूम एक सिंगल कंटेनर पे या फिर सिंगल वेदर इट इज अ ट्रेन, वेदर इट इज अ बिगर ट्रक, उसमें पहुंचाते हो तो आपकी एफिशिएंसीज बढ़ती है. आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो ओवर अ हायर वॉल्यूम अपोर्शन हो जाती है एंड दैट हेल्प्स यू टू बिकम मोर एफिशिएंट. सो दैट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड MMLP एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये चीज एफिशिएंसी ज्यादा लाने में हेल्प कर सकता है. नाउ द गवर्नमेंट हैज लॉट ऑफ टारगेट्स इन द सेक्टर. अगर आपने पिछले 2 साल के बजट स्पीचेस देखे होंगे बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, यू वुड हैव सीन कि बहुत ज्यादा एफर्ट लिया जा रहा है ऑन द लॉजिस्टिक स्पेस एंड दैट एनकैप्सुलेट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, whether it is road logistics, whether it is rail infrastructure development logistics, maritime logistics होगा, या फिर जैसे मैंने बात की थी MMLP के बारे में, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क. तो हर एक केस में गवर्नमेंट के बहुत एग्रेसिव टारगेट्स है. विजन 2047 है, दैट इज 25 ईयर्स, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स फ्रॉम नाउ, जहां पर टारगेट सेट कर दिए गए हैं कि हमें क्या क्या डेवलपमेंट्स करनी होगी इन द रिस्पेक्टिव सेक्टर्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द लॉजिस्टिक सेक्टर. तो ये सारी चीजों की बात इस टेबल में यहाँ पर कर दी गई है. सो क्या है ये सारी चीजें.
अगर हमें इसे शॉर्ट में अगर जानना हो तो गति शक्ति का नाम यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को दिया था, जहाँ पर लॉजिस्टिक्स की एक पॉलिसी डेवलप की जाए एंड इससे हम सिस्टम की एफिशिएंसीज बेटर कर सके। ये बहुत सारी चीज़ें एनकैप्सुलेट करता है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क है, रोड, तो बेसिकली जो चीज़ें हमने पिछले स्लाइड में बात की थी वही चीज़ों को यहाँ पर एक अलग वे में प्रेजेंट कर दिया गया। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भी इन फोर्स लाई जा रही है, जिससे बहुत सारी चीज़ें एक ही अम्ब्रेला के अंडर लाई जाए ताकि गवर्नमेंट इस चीज़ को और बेटर तरीके से मैनेज कर पाए। तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर इंडिया का जिस जगह पर अभी है वो करंटली क्यों इंडिया का लॉजिस्टिक्स सेक्टर जो है वो इतना लैग कर चुका है कंपेयर टू अदर नेशंस, तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा से इस सेक्टर को एक चीज़ जो ज़्यादा फैक्टर इन करती रही है, दैट हैज़ बीन द इनडायरेक्ट टैक्सेशन रेजिम। तो जीएसटी इज रिलेटिवली न्यू। जीएसटी से पहले देयर यूज्ड टू बी वैट, देयर यूज्ड टू बी सीएसटी। तो जब कोई ट्रांसपोर्टेशन स्टेट के बॉर्डर्स क्रॉस करता था तो उसमें बहुत सारा पेपर वर्क इन्वॉल्व था, इसमें बहुत सारी चेकिंग अंडरगो करनी होती थी, गुड्स कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, ये चीज़ों का यहाँ पर सारा पेपर वर्क रेडी रखना पड़ता था। कई बार मैंने ऐसे भी एग्जांपल्स पढ़े कि कुछ ट्रक्स यूज्ड टू बी एट स्टेट बॉर्डर्स फॉर डेज। ऐसे में एफिशिएंसीज कैसे आएंगी? अगर कोई चीज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए जल्दी से पहुंचाई जाने वाली है टू सम अदर लोकेशन विच इज इन अनदर स्टेट, उसमें अगर नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लग जाए तो एफिशिएंसी कभी सिस्टम में आ ही नहीं सकती। तो ये एक प्रॉब्लम हमेशा से यहाँ पर रहा था, जो बेनिफिट जीएसटी अभी करंटली देना शुरू कर रहा है। सो जीएसटी की वजह से जो ई वे बिल्स भी आए हैं, बहुत सारे फायदे यहाँ पर हो रहे हैं। तो इनका जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे दिखना अभी शुरू होगा। बट हिस्टोरिकली अगर बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन रेजिम ने बहुत हर्ट किया है इस सेक्टर के एफिशिएंसीज को। इसके अलावा पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमेशा से प्रॉब्लम रहा है इंडिया में एंड दैट कंटिन्यूज टू बी अ इशू, जिसके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे टारगेट्स हैं, बहुत सारे नए हाईवेज, नए क्विकर हाईवेज बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे जो स्मॉलर प्लेयर्स हैं इस सेक्टर में वो बहुत रिलेक्टेंट होते हैं टू अपग्रेड देयर टेक्नोलॉजी। तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज वेरी लिमिटेड, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डेटा या फिर एफिशिएंसीज अचीव करने में नहीं लगा पा रहे। सो दैट हैज़ बीन अ प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट अगेन एक प्रॉब्लम रहा है। तो हमेशा से इस सेक्टर में जो छोटे प्लेयर्स ज़्यादा रहने की वजह से डेटा कलेक्शन पर कभी ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया। सारा जो ध्यान है दैट इज मेनली टू कीप देयर मेन बिजनेस, दैट इज द ऑन फील्ड बिजनेस को ज़्यादा बेटर बनाने की और ज़्यादा ध्यान दिया गया। सो डेटा कलेक्शन अगर बेटर होता तो चीज़ें और एफिशिएंट हो सकती थी। ये हम जब डिलीवरी का बिजनेस मॉडल समझेंगे तो तब इस चीज़ को हम और बेटर समझने की कोशिश वहाँ पर करेंगे। लैक ऑफ क्वालिटी टैलेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स। लॉजिस्टिक्स सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर मैक्सिमम मैन पावर इन्वॉल्व है। बहुत मैन पावर हैवी बिजनेस है। यहाँ पर आप बहुत चीज़ें ऑटोमेट नहीं कर सकते, आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको मैन पावर भी एंड जो टैलेंट आपको रिक्वायर्ड है फॉर अचीविंग दोज एफिशिएंसीज वो भी अच्छा मिलना बहुत ज़रूरी है एंड वो उसकी लैक हमेशा से इस सेक्टर में इंडिया में रही। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी अपीलिंग लगी मुझे कि अगर हम रोड फ्रीट परफॉर्मेंस की बात करें इंडिया में तो दिस इज अ वेरी रिवीलिंग स्टैटिस्टिक यहाँ पर कि एम्प्टी रनिंग परसेंटेज इन द रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया इज 35%। सो 35% ऑफ द डिस्टेंस दैट इज बीइंग ट्रैवल्ड फॉर फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन, उसमें 35% टाइम्स जो फ्रेट है दैट इज एम्प्टी, द कंटेनर दैट इज देयर टू ट्रांसपोर्ट दैट इज एम्प्टी। तो ये इससे ये दिख रहा है कि कितनी सारा डिस्टेंस जो है दैट इज बीइंग ट्रैवर्स्ड जस्ट बिकॉज देयर इज नो एफिशिएंसी इन द सिस्टम। अगर मुंबई से दिल्ली कोई चीज़ पहुंचाई जा रही है, वहां पर कंटेनर एम्प्टी हो रहा है, तो आपके पास ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो दिल्ली से मुंबई आने के समय भी पूरी भर के जो है वो ट्रक आ सके। इसके लिए आपको ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि जिसमें जो भी एग्रीगेशन है ऑफ गुड्स वो एक जगह पर हो जाए एंड एफिशिएंसी सिस्टम में यहाँ पर आ जाए। इंडियन ट्रक्स ऑन एन एवरेज डेली बेसिस काफ़ी कम डिस्टेंस कवर कर रही है, जिसकी बात हमने वीडियो में अर्लियर भी की है। तो ये चीज़ें हमेशा से ज़्यादा वे इन कर रही है इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर में। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें यहाँ पर समझनी है दैट रिलेट्स टू 3PL 4PL। ये जो कंसेप्ट है इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा बातें लॉजिस्टिक सेक्टर में हमेशा से सुनते हो। सो इसको हम बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। जो 1PL होता है दैट इज 3PL बेसिकली मीन्स पार्टी, थर्ड पार्टी। तो 3PL जब मैं बोलता हूँ तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्लेयर होता है। 4PL इज फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक प्लेयर।
तो 1PL जो होता है दैट बेसिकली मीन्स कि अगर कोई फार्मर है जो एग्स डिलीवर कर रहा है, वो खुद अपनी पोल्ट्री से एग्स लेके डिलीवर कर रहा है इन द ग्रोसरी स्टोर फॉर सेल। 2PL तब आता है जब वो किसी कुरियर सर्विस को यूज करता है जो उसके पोल्ट्री से जो ग्रोसरी स्टोर है वहां पर ये चीजें पहुंचा रही है। अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज 3PL। नाउ यहाँ पर जो पार्टी है, द मिडिल पार्टी है, वो एक ऐसा प्लेयर है जो ना सिर्फ पहुंचा रहा है, ना सिर्फ आपके लिए डिलीवरी कर रहा है, बट उसके पास एक वेयर हाउसिंग कैपेबिलिटी भी है, पैकेजिंग भी वो करते हैं। तो 3PL जब कोई लॉजिस्टिक प्लेयर बनता है, दैट इज व्हेन ही दैट पार्टी is adding a lot of value to both the parties involved in the transaction। इसकी सो इंडिया में जो भी मेनली सारे लॉजिस्टिक प्लेयर्स है, बड़े लॉजिस्टिक प्लेयर्स है, दे आर मेनली इन द 3PL बिजनेस। अब 4PL इज अनदर कंसेप्ट दैट इज कमिंग इन मोर डेवलप्ड नेशंस, जहां पर जो लॉजिस्टिक प्लेयर है दैट इज पार्ट ऑफ योर सप्लाई चेन। यानी आपका काम सिर्फ ये है कि आप प्रोडक्शन की और ज्यादा ध्यान दें। लॉजिस्टिक प्लेयर ये फिगर आउट करेगा कि आपके किस फुलफिलमेंट सेंटर में ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट विल बी कंप्लीटली टेकन केयर ऑफ बाय द लॉजिस्टिक प्लेयर। सो दैट इज हाउ 4PL इज एडिंग मोर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग पार्ट ऑफ योर सप्लाई चेन। अब 5PL ना, दिस इज इवन न्यूअर। यहाँ पर इवन प्रोडक्शन के बाद जो वेयर हाउसिंग है या फिर जो पैकेजिंग है, ये सारी चीजें भी लॉजिस्टिक प्लेयर ही देखेगा। नाउ दिस इज नॉट वेरी रिलेवेंट इन द इंडियन कंटेक्स्ट बिकॉज इंडिया में अभी मोर फोकस इज ऑन 3PL एंड 4PL, बट दिस इज समथिंग दैट इज अराइजिंग इन द वेस्टर्न मार्केट्स इवन मोर राइट नाउ। अगर हम इंडस्ट्री मिक्स देखें कि 3PL मार्केट जो है इंडिया में, तो उसमें जो गुड्स है वो किस सेक्टर से रिलेटेड ज्यादा है, तो ऑलमोस्ट 25% ऑफ द इंडस्ट्री मिक्स इज थ्रू ऑटो कंपोनेंट्स, 2% इज थ्रू इंजीनियरिंग, ई कॉमर्स इज 24% एंड दिस इज ग्रोइंग वेरी फास्ट एज वेल। तो ये एक काफी फास्ट ग्रोइंग मार्केट है। यहाँ पर 10% इज FMCG, 5% इज फार्मास्यूटिकल, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में भी 10% है, एंड देयर आर फ्यू अदर्स व्हिच कंबाइंड on a combined basis form 24% of the market. So that was all about the logistics sector in general. अब हम बढ़ेंगे कुछ स्पेसिफिक चीजों पर। अब हम बात करने वाले हैं कंपनीज की। जब हम कंपनीज की बात करेंगे तब उनके रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री या फिर सब इंडस्ट्री की बात तब हम उस पॉइंट पर तब वहां पर करेंगे। सो दैट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंपनी इन जनरल। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं इंडिया के एक्सप्रेस मार्केट की, बिकॉज हम कंपनी एनालाइज करने वाले हैं ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। नाउ ब्लू डार्ट एक्सप्रेस इज मेनली इनटू द एक्सप्रेस डिलीवरी सेगमेंट। अब एक्सप्रेस डिलीवरी सेगमेंट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जैसे हमने 3PL की बात की या फिर ट्रक बेस्ड बिजनेसेस की बात की। एक्सप्रेस मार्केट में द टाइम इज ऑफ मोस्ट एसेंस। अगर किसी चीज को दूसरी जगह पर पहुंचाना है तो वो कम से कम दिनों में, 3-4 days इज वेरी हाई, 1 से 2 दिनों में अगर पहुंचाना है तो दैट encapsulates द एक्सप्रेस मार्केट इन इंडिया। नाउ इंडिया इज अ वेरी स्मॉल मार्केट इन ग्लोबल एक्सप्रेस मार्केट की अगर हम बात करें, इट इज लेस देन 2% ऑफ द ग्लोबल मार्केट साइज। अगर एक्सप्रेस मार्केट की बात हमें यहाँ पर करनी होगी, इसकी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? तो ये सारा जो बिजनेस था एक्सप्रेस मार्केट का, दैट वाज क्वाइट अनऑर्गेनाइज्ड अंटिल अ फ्यू डेकेड्स अगो। अगर आपको पता होगा तो अंगाड़िया करके एक इनफॉर्मल टर्म है दैट इज यूज्ड, जो डिफाइन करता है उन ट्रेडर्स को या फिर वो लोगों को जो कुछ अर्जेंट चीज अगर आपको भेजनी है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो आपके लिए ले जाते थे, who used to carry a high value cargo with him in person. And 1980s was the first जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस की इन द फॉर्म ऑफ स्पीड पोस्ट, जो 1980 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल कंपनीज ने इंडियन मार्केट एंटर किया इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर विद इंडियन कंपनीज, बिकॉज 91 से पहले लिबरलाइजेशन हुआ नहीं था, तो फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आके बिजनेस करना अलाउड नहीं था, तो दे यूज्ड टू डू अ जॉइंट वेंचर विद इंडियन कंपनीज। सो इन दिस फॉर्म DHL स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस इन इंडिया इन 1979। FedEx ने 1984 में स्टार्ट किए। TNT करके एक और बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है, दे स्टार्टेड मच लेटर इन 2006 एंड UPS आल्सो एंटर्ड इन इंडिया इन 2001। तो ये सारी एक्सप्रेस डिलीवरी मार्केट की वर्किंग्स यहाँ पर रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री जो है एक्सप्रेस डिलीवरी इंडस्ट्री, हाउ डज इट बेसिकली ऑपरेट? तो एक कंसाइनर होता है, एक कंसाइनी होता है। कंसाइनर को चीजें भेजनी है, कंसाइनी जो है वो रिसीव करने वाला है। तो कंसाइनर से वो पिकअप की जाती है, इट इज टेकन टू द लास्ट माइल और द फर्स्ट माइल ब्रांच जो कंपनी की खुद की होती है या फिर लीज पर कंपनी ने ली होती है। वहां से वो सारी चीजें ट्रांसशिपमेंट हब को पहुंचाई जाती है। नाउ दिस इज वेयर एग्रीगेशन ऑफ योर गुड्स इज गोइंग टू हैपन। जो सारी चीजें एक जगह पर पहुंचाई जाने वाली है उनको इकट्ठा किया जाएगा
एंड आइदर एयरवेज से या फिर रोडवेज से उनको भेजा जाएगा टू द नियरेस्ट ट्रांसशिपमेंट हब ऑफ द प्लेस वेर यू वांट टू सेंड इट। वहां से वो लास्ट माइल ब्रांच को ले जाई जाएंगे एंड वहां से वो कंसाइनी को डोर टू डोर डिलीवर की जाएगी। दिस इज हाउ द एक्सप्रेस डिलीवरी मार्केट बेसिकली फंक्शंस। तो इंडिया का जो ये एक्सप्रेस डिलीवरी मार्केट है दैट इज वेरी फ्रैगमेंटेड। ऑलमोस्ट 1000 प्लेयर्स है यहाँ पर, एक्टिव प्लेयर्स है जो इसमें इनकैप्सुलेट करते हैं। बट मेजर मार्केट शेयर जो है, मेजर प्लेयर्स जो है वो यहाँ पर 15 ही है जो डोमेस्टिक एक्सप्रेस मार्केट ज़्यादा एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। बाकी सारे स्मॉल एंड मीडियम साइज है जो एक डोमेस्टिक रीजन केटर करते हैं। सो मुंबई से अगर पुणे भेजना है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लेयर्स मिल जाएंगे, लेकिन मुंबई से कोलकाता अगर भेजना है तो उस केस में बहुत कम प्लेयर्स हैं जिनके पास मेन मार्केट शेयर यहाँ पर है। विद इन द एक्सप्रेस सेगमेंट नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। एयर एक्सप्रेस सेगमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहाँ पे। तो एयर एक्सप्रेस सेगमेंट में जो ट्रांसशिपमेंट हब से दूसरी ट्रांसशिपमेंट हब पहुंचाना है दैट इज डन थ्रू एयरवेज, अगर वो फिजिबल ऑप्शन है तो। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से चेन्नई पहुंचाना है तो उस केस में जनरली अगर कोई बड़े प्लेयर को आप बीच में इन्वॉल्व कर रहे हो तो दे विल यूजुअली डू इट थ्रू एयर एक्सप्रेस सेगमेंट। तो यहाँ पर डोमेस्टिक एयर एक्सप्रेस ये एक मेनली B2B सेगमेंट है एंड इट इज यूज्ड मेनली बाय कॉर्पोरेट्स टू डिलीवर मटेरियल्स व्हिच आर एक्सट्रीमली टाइम सेंसिटिव एंड पेरिशेबल इन नेचर। तो यहाँ पर एवरेज टाइम ऑफ डिलीवरी इज 1 to 2 days डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड द सेक्टर जिसमें वो गुड्स भेजने हैं। तो ये जो एयर एक्सप्रेस सेगमेंट है दैट इज मेनली यूज्ड फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कोल्ड चेन फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ई कॉमर्स, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, ये सारी चीजों में ये मेनली यूज होता है। ब्लू डार्ट एक अर्ली एंट्रेंट था इस मार्केट में, एयर सेगमेंट के मार्केट में, एंड उनके पास स्ट्रॉन्ग कैप्टिव लाइन हॉल कैपेसिटी है। तो उनके पास खुद के करंटली 8 एयरक्राफ्ट है जो वो यूज करते हैं फॉर डूइंग दिस डिलीवरी। ये एक काफी केपेक्स हेवी हम कह सकते हैं एक तरीके से ऑप्शन है, बट इसमें आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर आपके खुद के एयरक्राफ्ट होंगे तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कब कहां से कहां तक फ्लाइट ले जानी है, किस टाइम पर ले जानी है। Whereas बाकी सारे जो प्लेयर्स है what they mainly rely on is the belly space of the normal commercial aircrafts. So इंडिगो का एयरक्राफ्ट है या फिर अकासा का एयरक्राफ्ट है तो उनमें कुछ belly space होती है which can be used by logistic players, तो वहां पर उस पर उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो ब्लू डार्ट हैज शेड्यूल्ड डिपार्चर फ्रॉम ऑल मेजर सिटीज एंड बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं उनको मेनली बेली स्पेस यूज करनी पड़ती है ऑफ कमर्शियल फ्लाइट्स फॉर कनेक्टिविटी पर्पसेस। सो अगर हम मार्केट शेयर की बात करें कि ब्लू डार्ट के पास कितना मार्केट शेयर है, तो ऑर्गेनाइज्ड एयर स्पेस में ऑर्गेनाइज्ड एयर एक्सप्रेस मार्केट शेयर जो है वो उनके पास करंटली ऑलमोस्ट 60% है। इंडिया का 60% एयर एक्सप्रेस मार्केट इज विद ब्लू डार्ट। इट वाज 45% इन FY15, वहां से काफी अच्छे से इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि ऑर्गेनाइज्ड B2B मार्केट शेयर अगर हम देखें, सो दिस इज मेनली द सरफेस मार्केट, यानी रोडवेज से अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो FY15 में दिस वाज 9% विद ब्लू डार्ट, वो अभी 14% तक हो चुका है। सो दिस इज अ वेरी गुड सस्टेन्ड इंक्रीज इन द सरफेस ट्रांसपोर्टेशन एज वेल फॉर द कंपनी। फ्लीट की जहां तक बात आती है, सो आपके पास कितने फ्लीट है, आपके पास कितने व्हीकल्स है, एयरक्राफ्ट है। सो अब तक 6 एयरक्राफ्ट कंपनी के पास रहे थे। नाउ इट हैज वेरी रिसेंटली इंक्रीज टू 8 एयरक्राफ्ट फॉर द कंपनी। ये मेनली लीज बेसिस पर है, बट इट इज ऑन लीज फ्रॉम देयर पेरेंट, दैट इज द DHL एक्सप्रेस से ये लीज पर लिए गए हैं। सो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कंपनी की कैप्टिव असेट्स है ये। व्हीकल्स की जहां तक बात आती है तो ये कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट में बताया कि दे हैव मोर देन 12,000 व्हीकल्स, तो दैट हैज आल्सो इंक्रीज्ड अ बिट फ्रॉम FY21 ऑनवर्ड्स। फैसिलिटीज कंपनी के पास अराउंड 2,300 है। नाउ दिस इंक्लूड्स ट्रांसशिपमेंट हब, जो बड़े हब्स आते हैं वो भी होते हैं, एंड कुछ छोटे फैसिलिटीज भी होते हैं जहां पर एक बेसिक वेयर हाउसिंग फैसिलिटी होगी इन द फॉर्म ऑफ टेकिंग कुरियर्स, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। लोकेशंस कंपनी का ये कहना है, FY23 ऑनवर्ड्स के एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि दे सर्व मोर देन 55,000 लोकेशंस एंड दे हैव मैन पावर ऑफ ऑलमोस्ट 12,500 पीपल ऑन देयर कंपनीज रोल। शिपमेंट की ट्रेंड की अगर बात करनी होगी कि कितना वॉल्यूम शिप हो रहा है, तो यू विल सी दैट मेनली यहाँ पर मैंने बार फॉर्म में डोमेस्टिक शिपमेंट का वॉल्यूम बताया है विच इज 32 करोड़ शिपमेंट्स इन FY23, जो 26 करोड़ से इंक्रीज हो गया फ्रॉम FY22 टू FY23। इंटरनेशनल शिपमेंट्स काफी कम है, दे आर इन लैक्स एंड यू कैन सी देम ऑन द y एक्सिस ऑफ दिस ग्राफ, बट मेनली डोमेस्टिक शिपमेंट्स काफी अच्छे से इंक्रीज हो रहे हैं इन द लास्ट 2 years आफ्टर कोविड डाउनफॉल। तो दैट इज ऑल्सो वेरी एनकरेजिंग नंबर फॉर द कंपनी। तो जो एक्सप्रेस शिपमेंट हो रहा है कंपनी का ब्लू डार्ट के केस में, तो क्या नेचर होता है गुड्स का, तो यहाँ पर सबसे स्ट्राइकिंग बात यह है कि डॉक्यूमेंट बेस्ड
shipment profile is for 69% of the company's customers. So this is profile based, this is not volume based कि कंपनी के जो कस्टमर्स है उनमें से 69% ऑफ द कस्टमर्स आर डूइंग डॉक्यूमेंट बेस्ड शिपिंग यूजिंग ब्लू डार्ट एक्सप्रेस सर्विसेज, whereas 31% is non-document based. So document based क्या होता है? Letters, checkbooks, tenders, contracts. So basically paper based जो भी चीजें हैं that encapsulates document. And non-documents में there is sample equipment parts, medical devices, pharmaceuticals, mobile phones, electronic equipments. तो ये सारी चीजें जो है वो non-document based shipping में आती है. एक brief comparison है कि एयर एक्सप्रेस एंड सरफेस एक्सप्रेस में क्या क्या डिफरेंस है. Now the thing is कि कंपनी बाइफर्केशन नहीं देती कि उनका रेवेन्यू कितना एयर एक्सप्रेस से आता है एंड कितना सरफेस से, बिकॉज एक सिंपल चीज है, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो इट विल नॉट बी ओनली एयर समटाइम्स, बिकॉज एयर एक्सप्रेस यूज करके आप सिर्फ मुंबई से दिल्ली पहुंचा रहे हो, दिल्ली से अगर गुड़गांव पहुंचाना है तो आपको एक्सप्रेस सरफेस एक्सप्रेस भी यूज करनी होगी. सो बाइफर्केशन करना इजी नहीं है यहाँ पर कि कितना रेवेन्यू वहां से आ रहा है, बिकॉज आपका रेवेन्यू ही डिवाइड हो रहा है बिटवीन द एयर एक्सप्रेस एंड सरफेस एक्सप्रेस. But generally the cost of transportation in air express is 6 times more. तो उसी बेसिस पर आपको चार्ज भी पड़ने वाला है अगर आपको एयर एक्सप्रेस के थ्रू डिलीवरी चाहिए. स्पीड वहां पर डोमेस्टिक डिलीवरी की 24 आवर्स के अंदर की होती है अगर आप एयर एक्सप्रेस चूज कर रहे हो, एंड सरफेस एक्सप्रेस में इट कैन बी अराउंड 3 to 5 days. सो अगर वो रोड ट्रांसपोर्ट से जाने वाला है. आपको ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है एयर एक्सप्रेस में वो काफी कम है. बाकी सारे जो प्लेयर्स है लाइक डिलीवरी, they have to use the belly space of other aircrafts. उसमें कार्गो टाइप भी काफ़ी स्पेसिफिक होता है, काफ़ी पॉइंटेड होता है. सो उसी केस में एयर एक्सप्रेस यूज़ किया जा सकता है. एंड ये सारी वेरिड सर्विसेज है जो ब्लू डार्ट ऑफर करता है. डोमेस्टिक प्रायोरिटी 1030. सो 1030 के विद इन जो शिपमेंट आपकी वो डिलीवर हो जाएगी, उस केस में कंपनी विल चार्ज प्रीमियम फ्रॉम यू. क्रिटिकल एक्सप्रेस, पासपोर्ट, टेंडर्स, ये सारी चीज़ें डिलीवर करने में ब्लू डार्ट has a lot of expertise in this segment as well. तो ये सारी चीजें भी कंपनी डिलीवर करता है. Now this is a small snippet जो मैं ब्लू डार्ट के वेबसाइट पर जाकर देखने की कोशिश कर रहा था कि अगर मुझे कोई चीज गुड़गांव से चेन्नई भेजनी है एंड इट इज ऑन से 19th of December एंड द बुकिंग टाइम इज 10 AM, तो मुझे कैसे कैसे सर्विसेज कंपनी ऑफर कर रहा है. I'll just show it through by zooming it to you. Now as you can see मैंने यहाँ पर वॉल्यूम वेट कैलकुलेटर दिया है. एक 1 kg का शिपमेंट है मेरा, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, एंड आई हैव ट्राइड टू सी कि मुझे क्या क्या कोड्स मिल रहे हैं यहाँ पर. सो डॉक्यूमेंट बेस्ड अगर मेरा शिपमेंट है तो उस केस में मिनिमम चार्जेबल वेट मुझे आधे किलो का होगा, 500 ग्राम्स का होगा, एंड उस केस में नेक्स्ट डे को डिलीवरी एक्सपेक्टेड आई कैन गेट नेक्स्ट डे डिलीवरी विच इज ऑन 20 December एंड आई हैव टू पे 600 रुपीज फॉर इट. Whereas if I choose air package तो उस केस में मिनिमम चार्जेबल वेट मुझे 10 kgs का होगा. सो नो मैटर मेरा शिपमेंट का वजन कितना है, अगर 10 किलोज के हिसाब से मुझे चार्ज किया जाएगा, एंड उस केस में नेक्स्ट डे डिलीवरी होगी एंड इट विल बी एट 3000 रुपीज, 3295 रुपीज मुझे पे करने होंगे उसके लिए. ग्राउंड पैकेज के फॉर्म में भी डिलीवरी हो सकती है जिसके लिए मिनिमम चार्जेबल वेट इज अगेन 10 kgs एंड इट विल बी डिलीवर्ड इन 3 days टाइम. 23rd को ये डिलीवरी होगी एंड इट विल बी चार्ज्ड 1000 रुपीज मुझे इसका चार्ज पड़ेगा. सो जस्ट एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर सर्च करने की कोशिश की जस्ट टू गेट एन आइडिया कि कंपनी किस तरह से चार्जिंग अपना जो है वो यहाँ पर रखती है. अब बात करते हैं नंबर्स की, फाइनेंशियल नंबर्स की. अगर हम इन्वेस्ट करने वाले हैं तो हमें नंबर्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन सी ऑन दिस चार्ट कि कैसे उनका रेवेन्यू अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. कुछ सालों के लिए फ्लैट था बाय अप टिल March 21 बिकॉज कोविड भी आया था, सो दैट अफेक्टेड इट्स टॉप एंड बेस. लेकिन March 22 एंड 23 में काफ़ी अच्छा इंक्रीज नज़र आया है. March 19 एंड March 20 में मेनली जो मार्जिन में डिप आया था दैट वाज बिकॉज कंपनी ने कुछ अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट्स बहुत इंक्रीज कर दिए थे टू स्केल देयर ऑपरेशंस, एंड कुछ केपेक्स भी स्पेंड किया था कंपनी ने टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स एंड एक्सपेंशंस. तो उस वजह से कंपनी का जो मार्जिन है वो टेम्पररीली थोड़ा सा डिप होता हुआ नजर आया. 17% का मार्जिन उन्होंने ऑपरेटिंग मार्जिन March 22 में किया था विच इज अबनॉर्मली हाई फॉर द कंपनी एज वेल, जो कंपनी ने कहा भी था. बट March 23 में दैट इज नाउ नॉर्मलाइज टू 13%, मेनली बिकॉज क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए. उससे ATF जो है एविएशन टर्बाइन फ्यूल वो महंगा हो जाता है, एंड दैट इज समथिंग दैट हैज अ वेरी लार्ज बियरिंग ऑन अ कंपनी लाइक ब्लू डार्ट, क्योंकि उनके खुद के 8 एयरक्राफ्ट करंटली हैं. लेकिन CAGR ग्रोथ अगर हम देखें तो सेल्स की पिछले 8 साल की 11% की है, EBITDA की 10% की है, एंड पैट की 10% की है. सो गुड स्टेबल ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ने पिछले 8 साल में दिया है. वहीं हम अगर क्वार्टरली फाइनेंशियल्स देखें तो यू विल सी कि more or less the revenue has been flat for the last 8 quarters, and the reason mainly is
कि ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है दैट हैज नॉट ग्रोन मच इन द लास्ट 2 years। इनके पास वॉल्यूम्स जो है वो उतने लेवल पर बढ़ नहीं पा रहे। मार्जिन जो है कंपनी के, दिस इज पीबीडीआईटी, सो मेनली एबिटा मार्जिन जो है कंपनी का वो काफी कम होता हुआ नजर आ रहा है, एंड दैट इज मेनली अफेक्टेड बाय क्रूड वोलेटिलिटी। जब ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो ईटीएफ भी महंगा हो जाता है, एंड उससे कंपनी को अपने मार्जिन पर डायरेक्टली हिट पड़ता है। लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि दे आर एमिंग फॉर 11.5 to 12% ऑफ मार्जिन इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। लेटेस्ट क्वार्टर में इट वाज अराउंड 11%, दैट इज मार्च 23 के क्वार्टर में। अब आगे हम ग्रोथ प्लान्स जानते हैं कंपनी के कि क्या क्या है। नाउ द थिंग इज कि कंपेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री, अगर हम केमिकल्स या फिर ऑटोमोबाइल्स में देखें, वहां पर कंपनीज कैन हैव अ वेरी पॉइंटेड ग्रोथ मैप, लेकिन लॉजिस्टिक्स में वो इतना ईजी नहीं है, बिकॉज आपका डिपेंडेंस है बहुत सारी चीजों पर, एंड आप आपका स्केलिंग ऑपरेशन का एक लेवल तक ही कर सकते हो। आप ज्यादा फैसिलिटीज ऐड करोगे, ज्यादा फ्लीट इंक्रीज जो है वो कर लोगे, लेकिन उससे ज्यादा और चीजें यहाँ पर करना मुश्किल है। आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा बाकी सेक्टर्स की ग्रोथ पर, वहीं से आपका डेरिवेटिव रहने वाला है हमेशा से। सो मेनली कंपनी ने जो ग्रोथ प्लान्स बताया है उसमें भी सेम फ्लेवर है। FY23 का जो एनुअल रिपोर्ट है वहां पर कंपनी ने ये कहा है कि कंपनी ये बिलीव करती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज लाइक नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो है वो इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने में बेटर हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि ई कॉमर्स की जो ग्रोथ है वो काफी रैपिड एक्सपेक्टेड है, एंड इसका इम्पैक्ट लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर अच्छे से होगा। इसकी क्या क्या ग्रोथ है ये हम अगली कंपनी एनालाइज करने के टाइम देखेंगे, डिलीवरी को हम आगे एनालाइज करने वाले। बट ई कॉमर्स के ग्रोथ लीवर्स काफी अच्छे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग है, सो दैट कैन ड्राइव अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर द कंपनी एज वेल। एक और चीज जो उन्होंने यहाँ पर बताई है कि फोकस जो है वो एफिशिएंट लास्ट माइल डिलीवरी पर है, यानी लास्ट पर्सन जिसके डोर पर ये पार्सल जो है वो पहुंचाना है उस पर ज्यादा फोकस है कंपनी का। एंड रिसेंटली जो उन्होंने 2 और एयरक्राफ्ट ऐड किए हैं फ्लीट में, उसके बाद कंपनी का प्लान है कि दे वांट टू पेनिट्रेट द Tier 2, Tier 3 एंड Tier 4 मार्केट, जिससे और एफिशिएंट सिस्टम हो जाए एंड दे कैन गेट मोर एंड मोर मार्केट शेयर बाय पेनिट्रेटिंग द लोकल मार्केट्स इन इंडिया। एक और चीज हमने जानने की कोशिश की कि वो कॉन कॉल्स में क्या बातें कर रहे हैं अबाउट द ग्रोथ। तो एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर कंपनी ने बताई है कि उनके प्लान्स है टू ग्रो अ लिटिल बेटर देन द मार्केट, दैट इज द फ्रेज दैट दे हैव यूज्ड। एक चीज यहाँ से अपेरेंट है कि देयर आर नॉट अ लॉट, यहाँ पर जो ग्रोथ है दैट इज नॉट वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लेकिन अगर आप मार्केट से बेटर ग्रो करने वाले हो दैट शोज कि द मैनेजमेंट इज मेनली कंजर्वेटिव। मुझे ऐसा फ्लेवर कंपनी के कमेंट्री में लगा कि मैनेजमेंट काफी कंजर्वेटिव है इन गिविंग देयर targets about the growth. They want to grow a bit better than the market and they want to improve their market share. That is what the company has conveyed in the quarterly con calls. आगे एक क्वेश्चन उनको ये पूछा गया था कि इंडिगो जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर के थ्रू उनको कोई कंपटीशन है क्या, क्योंकि कंपनी मेनली एयर सेगमेंट में इन्वॉल्व है। तो इस पर उनका एक काफी इंटरेस्टिंग रिप्लाई था। सो व्हाट दे सेड वाज कि कैरियर लाइक इंडिगो दे विल ओनली टेक योर पार्सल फ्रॉम वन एयरपोर्ट टू अनदर एयरपोर्ट, लेकिन लास्ट माइल डिलीवरी जो है वो लॉजिस्टिक प्लेयर को ही करनी पड़ती है, जहां पर एक्सपर्टीज ब्लू डार्ट जैसे प्लेयर का है। सो इंडिगो एंड अकासा एयर, ये सारे जो कंपनीज है, या फिर इवन एयर इंडिया, दे आर एडिंग अ लॉट ऑफ फ्लीट्स। सो इससे होगा ये कि नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स विल इंक्रीज, जिससे कार्गो बेली स्पेस जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। नाउ दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ इवन बाय समवन लाइक ब्लू डार्ट, जो वो स्पेस यूज कर सकता है, या फिर कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के लिए भी एक यहाँ पर ग्रोथ का जो वे है वो यहाँ पर ओपन अप हो सकता है। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू लुक आउट फॉर। देन अगेन एक और चीज जो कंपनी ने बताई है कि ग्रोथ विल बी अ फैक्टर ऑफ जीडीपी। सो लॉजिस्टिक्स सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो डिपेंड होता है ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स। सो ऑब्वियसली आपका जो ग्रोथ है दैट इज गोइंग टू बी अ फैक्टर ऑफ हाउ वेल द जीडीपी ग्रोस। कंपनी ने हमेशा इससे ये कन्वे करने की कोशिश की है कि देयर फैक्टर इज 1.2 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। दैट इज व्हाट दे अचीव, दैट इज व्हाट दे एम टू अचीव, एंड इट विल ऑलवेज बी अ फैक्टर ऑफ जीडीपी। वो यहाँ पर उन्होंने जो है वो क्लियर किया है। सो ये कंपनी या फिर ये सेक्टर समझने में हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जीडीपी ग्रो अच्छे से होना चाहिए, उस केस में आपका जो सेक्टर है विद इन द सेक्टर वो भी अच्छे से यहाँ पर ग्रो हो सकता है। अब हम इवेंचुअली बात करते हैं रिस्क्स एंड कंसर्न्स की, क्या क्या प्रॉब्लम्स है इस सेक्टर में, तो ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली ब्लू डार्ट के केस में अगर हम बात करें तो हाई लीज कॉस्ट इज अ प्रॉब्लम फॉर देम। एटीएफ के प्राइसेस अगर बहुत बढ़ जाते हैं तो वो उनके मार्जिन को हिट कर जाता है। डिजिटाइजेशन टू सम डिग्री इज अ थ्रेट टू द कंपनी बिकॉज 69% ऑफ द बायर प्रोफाइल इज डॉक्यूमेंट बेस्ड। तो उनमें अगर डिजिटाइजेशन आना शुरू हो गया तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम कंपनी को अपने वॉल्यूम के बेसिस पर पड़ने लग जाए। ज्यादा बेली स्पेस अगर अवेलेबल हो इन पैसेंजर एयरक्राफ्ट तो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को एक वे मिल जाएगा टू यूज दैट टू ट्रांसपोर्ट देयर गुड्स थ्रू एयर सेगमेंट
एयर एक्सप्रेस सेगमेंट। इसके अलावा बाकी जो कुछ लॉजिस्टिक प्लेयर्स है, 3PL प्लेयर्स है लाइक डिलीवरी फॉर एग्जांपल, दे आर हेवीली फंडेड, उनके पास लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है, दे हैव लॉट ऑफ कैश टू बर्न, तो वो ज़्यादा डीपर पॉकेट्स यूज़ करके अंडर कटिंग ऑफ प्राइजेस कर सकते हैं, जिससे ब्लू डार्ट जैसी कंपनी को थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा अगर न्यू मॉडल्स इन प्रीमियम रोड ट्रांसपोर्टेशन आने लगे, एफिशिएंसी अगर यहाँ पर ज़्यादा बढ़ने लगी, तो हो सकता है कि उस केस में बाकी कॉम्पिटिटर्स के पास भी वो एडवांटेज आ जाए जो करंटली एक एफिशिएंट प्लेयर लाइक ब्लू डार्ट के पास करंटली है। तो ये सारी चीजें हैं जो मेनली कंपनी के लिए रिस्क एंड कंसर्न्स यहाँ पर बने हुए हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पे फॉर ब्लू डार्ट, दैट इज द सिनेरियो एनालिसिस। तो मैंने यहाँ पर तीन जैसा कि हम हमेशा करते हैं, तीन सेगमेंट्स में बांटा है इसको, कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव केस में। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, नाउ दिस इज अ फैक्टर ऑफ रियल जीडीपी ग्रोथ जो अराउंड 6 to 7% के आसपास एक्सपेक्टेड है, प्लस द इन्फ्लेशन रेट, तो वो मैंने कंजर्वेटिव केस में 10% पकड़ा है, मॉडरेट केस में 11.5 एंड एग्रेसिव केस में 13% तक पकड़ा है। ग्रोथ फैक्टर, द कंपनी हैज सेड इट इज 1.2 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, तो उसको भी मैंने कंजर्वेटिव केस में कम पकड़ लिया कंपेयर टू व्हाट द कंपनी हैज सेड, एंड 1.2 टाइम्स मैंने मॉडरेट में पकड़ा है एंड एग्रेसिव केस में 1.25 टाइम्स। तो उस हिसाब से रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है जिसको मैंने फैक्टर दिया है फॉर 5 ईयर्स, उस रेवेन्यू ग्रोथ को मैंने फैक्टर इन किया फॉर 5 ईयर्स, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। पैट मार्जिन कंपनी का करंटली अराउंड 7% है, बट जैसे जैसे कंपनी के ऑपरेशंस का लेवल जो है, स्केल जो है वो और बढ़ेगा, तो उस केस में एफिशिएंसीज की वजह से पैट मार्जिन कैन बी एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव। बट स्टिल कंजर्वेटिव केस में मैंने 6% पैट मार्जिन ही पकड़ा है, 7.5 इन केस ऑफ मॉडरेट एंड 8.5% इन केस ऑफ एन एग्रेसिव ग्रोथ। तो उस हिसाब से मैंने पैट की अमाउंट जो है फॉर FY28 वो यहाँ पर डिराइव की है, एंड पी वैल्यूएशन मैंने कंसीडर किया है कंपेयर टू जो पैट की ग्रोथ कंपनी दिखा रहा है, प्लस द ग्रोथ लीवर्स ऑफ लॉजिस्टिक सेक्टर जो 5 ईयर्स में उतने ज़्यादा चेंज नहीं होंगे। सो इट विल स्टिल बी अ वेरी हाई ग्रोइंग सेक्टर, बिकॉज हमें जो एफिशिएंसीज अचीव करनी है उसको एक बहुत लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी की ज़रूरत है इस सेक्टर में। तो टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्सपेक्टेड पैट इन FY28 एंड एक्सपेक्टेड पी इन FY28, हमने एक इम्प्लाइड मार्केट कैप निकाली है, उस हिसाब से CAGR दैट कैन बी एक्सपेक्टेड इन दिस कंपनी इज कमिंग आउट टू बी 4% in case of conservative scenario, 14% in case of moderate scenario and 22% in case of aggressive scenario. So overall काफी अच्छा फ्लेवर ये कंपनी दे रहा है अगर आप लॉजिस्टिक सेक्टर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, एंड दिस इज हाउ द डायनामिक्स ऑफ दिस सेक्टर आर करंटली स्टैक्ड। सो द नेक्स्ट कंपनी दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज हियर इज डिलीवरी। बिकॉज हमने सेक्टर ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया, मैं कंपनी स्पेसिफिक चीजों पर ही डायरेक्टली आता हूँ। सो दे ऑपरेट फंडामेंटली ऑन अ मेश नेटवर्क, सो दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द हब एंड स्पोक मॉडल दैट समवन लाइक ब्लू डार्ट हैज। सो मेश नेटवर्क में आपका हर एक जो फैसिलिटी है दैट कैन फंक्शन लाइक अ हब एंड लाइक अ स्पोक एज वेल। सो इट्स कॉल्ड अ मेश नेटवर्क और अ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, जहाँ से कोई भी हब किसी भी हब पे चीजें जो है वो पहुंचा सकती है, कोई भी फैसिलिटी, हब उसे कहना गलत है, सो कोई भी फैसिलिटी दूसरे फैसिलिटी को चीजें पहुंचा सकती है, दे डोंट नीड टू गो थ्रू वन कॉमन पॉइंट जिसे हम एक स्पोक, जिसे हम हब कहते हैं। सो दैट इज हाउ देयर framework is mainly different as you can see in this diagram. This is how point to point network and hub model जो है वो अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है। जनरली इट इज सीन कि जो मैश नेटवर्क है फिर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, दैट इज मोर एफिशिएंट, दैट इज मोर इजियर, एंड उनके पास जो सॉर्टिंग फैसिलिटी होती है अगर वो बेटर इक्विप्ड हो तो द पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क हैज अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस अगर वो एक स्केल पर अपने ऑपरेशंस को ला पाए। सो डिलीवरी को समझने के लिए हमें उनका टेक्नोलॉजी स्टैक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ the one important thing about delivery when I was trying to understand this company is कि ये mainly एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है जो लॉजिस्टिक्स कर रही है। इनके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इतने एडवांस है, दे यूज मोर देन 80 प्रोप्राइटरी एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस टू स्ट्रीमलाइन their operations, to bring more efficiencies in their operations। तो इनके कुछ एप्लीकेशंस है जो एप्लीकेशन लेयर पे है, कुछ सॉफ्टवेयर है जो टेक्नोलॉजी लेयर पे है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पे है। तो एज सिंपल एज पार्टनर मैनेजमेंट, अगर पार्टनर मैनेज करना है आपको व्हीकल्स का, कौन सा पार्टनर कहाँ पर जाके पिकअप करेगा तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, फ्रेट एक्सचेंज के लिए एक सॉफ्टवेयर है, डॉक एंड यार्ड मैनेजमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे उनके पास ऑलमोस्ट 80 सॉफ्टवेयर है, दे हैंडल वेरियस लेयर्स विद इन द लॉजिस्टिक सेगमेंट एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। सो हर एक के लिए, वर्क फ्लो इंजन के लिए, ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए, इवेंट मैनेजमेंट के लिए, इवन लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पे वेयर हाउसिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स मैनेज करने के लिए, ड्राइवर पार्टनर्स मैनेज करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए इनके पास सॉफ्टवेयर्स है, इन हाउस सॉफ्टवेयर्स है जो ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। सो दे आर वेरी डीपली इनग्रेन्ड इन ट्राइंग टू ब्रिंग द डेटा पार्ट into the logistics segment. If you see their data intelligence capabilities, this is taken from their investor presentation.
सो व्हीकल ट्रेस डेटा, लोकेशन प्रोडक्ट डेटा, पिकअप पॉइंट्स, फ्लीट डेटा, ये सारी चीज़ें पॉपुलेट करते हैं वो, एंड इसको अपने इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से रन करके दे ट्राई टू ब्रिंग मोर एंड मोर एफिशिएंसीज. दिस हैज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस अगर आप इस चीज़ को एक स्केल पर ले जाओ तो. सो ये सारे स्टैक्स जो है वो उनके पास है, हर एक कस्टमर का डेटा, विजन डेटा, ऑपरेटर डेटा, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसका डेटा, तो ये सारा डेटा पॉपुलेट करके अगर आप एक सिस्टम के थ्रू इसको रन करते हो तो इससे आपके ऑपरेशंस और एफिशिएंट हो सकते हैं. सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू बेसिकली डू. नाउ द मेन वे इन विच डिलीवरी इज क्वाइट डिफरेंट इज कि दे हार्डली ओन एनीथिंग. Most of their things are third party owned but operated through their delivery technology, or sometimes they are third party owned and operated but they are directed by the delivery technology. तो ये चीज़ें उन्होंने अपने इस डायग्राम में क्लियर की है कि कैसे बेसिकली दे ऑपरेट. इस सेक्शन को आप 2 मिनट के लिए पॉज करके देख भी सकते हो कि कैसे कैसे इनकी चीज़ें जो है वो यहाँ पर फंक्शन कर रही है. डिलीवरी वेयर हाउस से कार्टिंग कैसे हो रही है, कार्टिंग अगर है then that is in pink color, which means कि it is third party owned and operated but it is only directed by delivery technology. So they are actually functioning on a very asset light model जहाँ पर most of the things they are not really owning. They have taken it on lease or they have engaged a third party to do that operation for them, and they are only directing them in a way by using the delivery technology. So this is how their functioning of first mile to last mile basically functions. Now अगर हम growth देखें, so this is basically started by 5 friends who were together in IIT, and Sahil Barua is one of them, who is the main CEO of the company. So 2008 में उनके plans start हुए and they started with food delivery in 2012, which is quite interesting. And उसके बाद उनको ये सेक्टर धीरे धीरे जब समझ में आया कि लॉजिस्टिक सेक्टर में कितनी एफिशिएंसीज है, they started to pivot in a way जहाँ पे वो लॉजिस्टिक का प्लेयर बड़ा बनना चाहते थे, एंड दे ऑलवेज हैड सॉफ्टवेयर एज अ बेस फॉर इट. कि उनका यही हमेशा से मानना था कि अगर हम प्लेटफॉर्म बेस्ड या फिर सॉफ्टवेयर को अगर बेटर बेस बना पाए तो हम इवेंचुअली बेटर फाइनल प्रोडक्ट जो है, बेटर फाइनल डिलीवरी जो है वो कर पाएंगे, एंड इवेंचुअली एक पॉइंट पर हमारी एफिशिएंसीज इतनी ज़्यादा होंगी कि हमें ये सारे डेटा का, ये सारे सॉफ्टवेयर का ऐसा फायदा होगा कि विल बी मोर एंड मोर एफिशिएंट एंड विल बी गेटिंग बेटर मार्केट शेयर एंड मार्जिन्स. सो दिस इज हाउ दे हैव ग्रोन. इसमें उनके रेवेन्यू नंबर्स भी है कि कैसे कैसे उन्होंने सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन इंटीग्रेशन किया एंड फोर्थ जनरेशन पे कैसे कैसे इंटीग्रेशन किया. रिसेंटली इन द प्रीवियस FY they have completed 1 billion express parcels that they have delivered. This was in FY 22. So that is how they have grown from a very small company to a pretty big company in the last 10 years. अब बात करते हैं उनके रेवेन्यू ब्रेकअप की. FY 22 compared to FY 23, if you see the revenue mix, now अभी हमने जब ब्लू डार्ट एनालाइज किया था, we understood that it is mainly an express parcel company, just express parcel company, but delivery does a lot of things, but express parcel is the most important thing. इसके अलावा they also do part truckload. जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था, पार्ट ट्रकलोड बेसिकली मीन्स कि आप बहुत सारे पार्टीज से पार्सल्स इकट्ठा करते हो, उसको एक ट्रक में भरते हो एंड यू टेक इट टू द फाइनल डेस्टिनेशन. सो आपके कस्टमर्स एक्चुअली मल्टीपल पार्टीज है हु आर पुटिंग देयर स्टफ इनटू द सेम ट्रक. फुल ट्रकलोड बेसिकली मीन्स आप एक ही पार्टी का सारा सामान दूसरी जगह पर पहुंचा रहे हो. सप्लाई चेन सर्विसेज इज बेसिकली देयर SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है. सो इवन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू नाउ, जहां पर कंपनीज डिलीवरी के पास आ रही है कि हमें हमारा लॉजिस्टिक्स जो है वो मैनेज करने के लिए आपके सॉफ्टवेयर, आपके जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे सिस्टम में आप इंटीग्रेट करके दे दो. सो दैट इज बेसिकली लाइक अ टोटली सॉफ्टवेयर रेवेन्यू फॉर द कंपनी देयर. उसके अलावा कुछ क्रॉस बॉर्डर रेवेन्यू भी कंपनी का यहाँ पर है. बट मेन स्ट्राइकिंग थिंग इज कि पार्ट ट्रक लोड का जो सेगमेंट है वो 24% से 16% हो गया है इन FY 23. उसका रीजन यही था कि कंपनी ने एक बहुत मेजर एक्विजिशन यहाँ पर किया था ऑफ अ कंपनी कॉल्ड स्पॉट ऑन, जो मेनली पार्ट ट्रक लोड में ही एक्सपर्टीज रखती थी, एंड उसके चलते कुछ प्रॉब्लम्स थे जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो द मेन थिंग हियर इज कि ई कॉमर्स रिलेटेड ग्रोथ जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रही है. दिस इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम अ रिसर्च रिपोर्ट जहाँ पर इट इज एक्सपेक्टेड कि ई कॉमर्स विल ग्रो बाय 23% CAGR बाय FY 26. जो वॉल्यूम्स जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ रहे हैं, डिजिटाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, तो ई कॉमर्स की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग सीन राइट नाउ इन द लॉजिस्टिक्स सेक्टर एज वेल. तो इसका बहुत बड़ा फायदा डिलीवरी को होगा, बिकॉज एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम हियर, दिस इज द शेयर ऑफ द शिपिंग मार्केट शेयर ऑफ ई कॉमर्स. सो जो ई कॉमर्स प्लेयर्स है इंडिया में, ऑलमोस्ट 50% लॉजिस्टिक्स इज टेकन केयर ऑफ
ऑन अ कैप्टिव बेसिस। कैप्टिव बेसिस मतलब अमेजोन का खुद का लॉजिस्टिक आर्म है, फ्लिपकार्ट का खुद का ई कार्ट का बिजनेस है जहाँ पे वो खुद डिलीवरीज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कैप्टिव वॉल्यूम अगर निकाल दे तो डिलीवरी इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द ई कॉमर्स मार्केट, ई कॉमर्स लॉजिस्टिक मार्केट। सो दैट इज हाउ दे हैव अ वेरी हाई मार्केट शेयर फॉर नॉन कैप्टिव अगर हम यहाँ पर बात करें तो। नाउ लॉजिस्टिक कॉस्ट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस फॉर्म्स ऑलमोस्ट 9.5% ऑफ द टोटल परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू दैट एनी ई कॉमर्स कंपनी अर्न्स। सो उनके लिए लॉजिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ई कॉमर्स इंडस्ट्री बेसिकली फंक्शंस लाइक एन एग्रीगेटर। वो एक बायर है जो लिस्टेड है उनके वेबसाइट पर, सेलर्स को उनकी वेबसाइट पता है, सो उनका मेन काम यही है कि उनको चीज़ों को पहुंचाना है फ्रॉम द बायर टू द सेलर, एंड वो एफिशिएंटली सबसे ज़्यादा हो, दैट इज द होल वे दैट दे आर गोइंग टू मेक मनी ऑन। सो इसलिए दिस कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। एंड अगर ई कॉमर्स बहुत अच्छे से ग्रो होता है तो एनी कंपनी दैट efficiently operates in the e-commerce business can grow quite well here. जहां तक PTL की बात आती है यानी पार्ट ट्रक लोड की बात आती है, यहाँ पर भी there is a quite drastic shift from unorganized industry to organized industry. So obviously जो player ज़्यादा organized होगा वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से grow कर सकता है। This does not have as high growth as e-commerce, but 13-14% की moderated growth यहाँ पर expected है, and obviously market share जो है organized players का वो यहाँ पर अच्छे से improve होगा। So that is something दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड जब हम पीटीएल सेगमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट यहाँ पर, सो लाइक आई सेड, स्पॉट ऑन का एक एक्विजिशन कंपनी ने किया था यहाँ पे। सो स्पॉट ऑन इज मेनली एक्सपर्ट इन पीटीएल सेगमेंट, लेकिन हुआ ये कि एक्विजिशन के बाद स्पॉट ऑन के जो सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स है जिसे हम SLA कहते हैं विद देयर कस्टमर्स, तो उनमें कुछ नॉन एडेरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया बिकॉज डिलीवरी ने बेसिकली स्पॉट ऑन को एंटायरली एक्वायर कर लिया था। तो सेम कस्टमर्स के साथ जो सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स थे उनको अग्री करने में बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मिस हो गई, एंड दिस एक्विजिशन यू कैन से इन अ लॉट ऑफ टर्म्स हैज फेल्ड फॉर द फर्स्ट 12 months। दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आगे चल के ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होगी, लेकिन मैनेजमेंट इज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वो स्केल कर लेंगे वॉल्यूम्स जो भी लूज हुए थे कंपनी के। दे हैव 90% ऑफ द प्री एक्विजिशन स्पॉट ऑन कस्टमर्स, जो स्पॉट ऑन के एक्विजिशन के पहले के कस्टमर्स थे उसमें से 90% अभी भी डिलीवरी के पास है। लेकिन ये जो भी टेक्निकल चीज़ें यहाँ पर आई थी सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स के फॉर्म में, तो उसने कंपनी के जो ऑपरेशंस है उनको काफ़ी हर्ट कर दिया। दैट इज़ वाई पीटीएल सेगमेंट का शेयर जो है FY23 में वो इतना कम होता हुआ नजर आया है। बहुत सारे एक्विजिशंस कंपनी ने किए हैं इन द लास्ट 3-4 years, बट मेनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्विजिशन वॉज स्पॉट ऑन लॉजिस्टिक्स जो उन्होंने 2021 में किया। So that encapsulates almost 75% of the amount that the company has spent in acquiring some of the other players to achieve their efficiencies. Almost 2,000 crores in purchase consideration is what the company has spent on acquisitions in the last 3-4 years. Coming to the financial trends, अब यहाँ पर देखो कि रेवेन्यू का ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इफ़ यू सी द लास्ट 5-6 years ऑलमोस्ट 48% के CAGR से ग्रोथ आई है, लेकिन FY22 से FY23 की ग्रोथ हैज़ नॉट बीन दैट गुड। दो चीज़ें हैं, एक तो स्पॉट ऑन का प्रॉब्लम तो था ही, उसके साथ साथ ई कॉमर्स में जैसा कि मैंने कहा था कि वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहे हैं इन द लास्ट 8 quarters, तो दैट इज ऑल्सो टेकन अ बियरिंग ऑन द कंपनीज ऑपरेशंस। कंपनी इज स्टिल नॉट प्रॉफिटेबल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी को अब तक पॉजिटिव नंबर्स अचीव करने हैं। एज ऑफ March 23 ऑपरेटिंग प्रॉफिट वॉज -6%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वॉज -6%, बट कंपनी की कोशिश करंटली जारी है एज पर द मैनेजमेंट कि वो पैट भी पॉजिटिव ले आए इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, बट देयर इज स्टिल सम टाइम टू गो फॉर इट। कंपनी इज स्टिल नॉट टॉकिंग अबाउट बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी। वहीं अगर हम क्वार्टरली फाइनेंशियल्स देखें तो यहाँ पर प्रॉब्लम काफी अपेरेंट है। लास्ट 8 quarters से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का हो नहीं पाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिस पर भी अब तक पॉजिटिव नंबर्स अचीव नहीं हो पाए हैं। March 22 वाज द लास्ट टाइम व्हेन इट वाज पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ PBDIT मार्जिन, बट उसके बाद से लाइक आई सेड स्पॉट ऑन का एक इशू तो था ही, उसके साथ साथ जो वॉल्यूम्स बढ़ नहीं पा रहे हैं दैट इज मेनली अफेक्टिंग द कंपनी। द थिंग इज कि अगर आप ई कॉमर्स में ऑपरेट कर रहे हो जहाँ पर बहुत अंडरकटिंग होती है मार्जिन्स की, सो कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन दे हैव अ लॉट ऑफ बाइंग पावर। वो यही कहेंगे डिलीवरी को कि अगर आप इससे लोअर प्राइस नहीं दे रहे हो तो आई विल फाइंड सम अदर पर्सन हु कैन सप्लाई दिस फॉर मी। सो यहाँ पर मार्जिन्स में आपको थोड़ा सा स्कोप कम होता है। सारा खेल वॉल्यूम का है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ नहीं पाया तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने में दिक्कत होगी। सो एक स्केल के ऊपर अगर आपके ऑपरेशन चले गए तो ऑपरेटिंग लेवरेज विल किक इन एंड दैट इज व्हेन यू विल हैव अ वेरी गुड ग्रोथ इन योर बॉटम लाइन। अगर हम देखें कि सारे सेगमेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं तो ये यहाँ पर काफी क्लियर है कि स्पॉट ऑन का प्रॉब्लम क्यों कंपनी के लिए इतना मेजर रहा था। इफ यू सी द पीटीएल सेगमेंट, सो March 22 के बाद कंपनी के रेवेन्यूज बहुत कम हो गए, ऑलमोस्ट
50% से ड्रॉप हो गए थे वहाँ से, बिकॉज इंटीग्रेशन में बहुत सारे इश्यूज आने लगे. दे हैव स्टिल नॉट अचीव्ड द प्री एक्विजिशन लेवल्स ऑफ PTL revenues that they had, and express segment was mainly affected by e-commerce. सिमिलर ट्रेंड हमने ब्लू डार्ट के केस में भी देखा था. लेकिन अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो ये सारी चीज़ें कंपनी के स्टॉक प्राइस पर हमेशा वे इन करेगी, बिकॉज जिस वैल्यूएशन लेवल्स पर कंपनी ने IPO किया था डिलीवरी के केस में, तो आपको हाई ग्रोथ सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना द मार्केट्स आर गोइंग टू पनिश यू, एंड दैट इज व्हाट वी हैव सीन विद द डिलीवरी स्टॉक प्राइस एज वेल. कमिंग टू द शेयर होल्डिंग पैटर्न फॉर डिलीवरी, सो कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, बिकॉज जो फाउंडर मेंबर्स है डिलीवरी के, दे ओनली हैव 7 to 8% स्टेक इन द कंपनी. मेजर FII इन द कंपनी इज सॉफ्टबैंक, जिनके पास करंटली 14% स्टेक है. बट दिस इज अ मेन प्रॉब्लम कि कंपनी ने इतना डाइल्यूशन कर दिया इक्विटी का कि करंटली प्रोमोटर्स के पास ज़्यादा इक्विटी अब बची नहीं है. ऑब्वियसली दे हैड टू बर्न अ लॉट ऑफ मनी, सो उसके लिए उनको रेस करना भी बहुत ज़रूरी था. नाउ मार्केट कैप टू सेल्स इज द ओनली major valuation ratio that we have in case of delivery, because the company is not profitable. EV by EBITDA भी हम ले नहीं सकते, because EBITDA level पर भी company is not yet profitable. But the company had a very hefty valuations जिस टाइम पर उन्होंने IPO किया था. ऑलमोस्ट 6K मार्केट कैप टू सेल्स के रेशियो पर कंपनी ने IPO किया था. उसके बाद बहुत सीवियर करेक्शन उनके प्राइजेस में भी आया, एंड करंटली इट इज समवेयर अराउंड 3.8 के आसपास के मीडियन वैल्यूएशन है, एंड दे आर करंटली एट अ मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो ऑफ अराउंड 3.6 के आसपास का मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो करंटली कंपनी का है. सिनेरियो एनालिसिस हमने डिलीवरी का भी किया है, विच इज द लास्ट पार्ट फॉर एनालाइजिंग डिलीवरी. एक्सपेक्टेड ग्रोथ कंपनी को 15 to 20% का है इन द नेक्स्ट 10 years. दैट इज व्हाट द कंपनीज ओपिनियन इज. तो हमने एक कंजर्वेटिव बेसिस पे 12% ही ग्रोथ कंसिडर की है. एडजस्टेड EBITDA, नाउ कंपनी का ये कहना है कि दे हैव टारगेट्स ऑफ अराउंड 15% ऑफ एडजस्टेड EBITDA, विच इज ऑल्सो द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. अगर हम लॉजिस्टिक सेक्टर की बात करें तो उस हिसाब से हमने 14, 15 एंड 16% इन ऑल 3 केसेस यहाँ पर कंसिडर किया है. एंड पैट अमाउंट हमने उसी हिसाब से कम कर दी है, कंसिडरिंग ऑल अदर कॉस्ट लाइक फिक्स कॉस्ट एंड डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें हमने कंसिडर करके एक P वैल्यूएशन जो है वो फैक्टर इन करने की कोशिश की है. एंड तीनों केसेस में 7%, 12% एंड 19% का ग्रोथ यहाँ पर नजर आ रहा है. बट स्टिल पर्सनली आई थिंक जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती तब तक विजिबिलिटी आना बहुत मुश्किल है. इसलिए हमें एक लॉन्गर विजिबिलिटी यहाँ पर लेने की जरूरत पड़ी इन टेकिंग द सिनेरियो एनालिसिस इन केस ऑफ डिलीवरी. सो दैट वाज द टोटल एनालिसिस फॉर डिलीवरी. अब एक लास्ट कंपनी है VRL लॉजिस्टिक्स, इसे हम क्विकली कवर करेंगे बिकॉज कंपनी का बिजनेस मॉडल बेसिकली काफी सिंपल है. ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर एनालाइज करने की जरूरत नहीं है. VRL लॉजिस्टिक्स जो है वो एक बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल पर है. उनके पास खुद के व्हीकल्स है जो कंप्लीटली ओन करते हैं. इट इज नॉट थर्ड पार्टी ओन्ड, सो बेसिकली दे ओन ऑलमोस्ट 5700 ट्रक्स, वेदर इट इज ट्रक्स और स्मॉलर व्हीकल्स. तो उतने उनके पास ट्रक्स है, खुद के फैसिलिटीज है, आइदर ऑन ओनरशिप बेसिस और ऑन लीज बेसिस, मेनली ऑन लीज बेसिस. एंड दे जस्ट डू पार्ट ट्रक लोड एंड फुल ट्रक लोड. कोई एक्सप्रेस डिलीवरी नहीं, कोई डोर टू डोर डिलीवरी नहीं. इनफैक्ट दे हैड अ लॉट ऑफ अदर वर्टिकल्स इन देयर बिजनेस अर्लियर, पर अभी उनका बिजनेस बहुत स्ट्रीमलाइंड है. रिसेंटली मैनेजमेंट ने जो बाकी के पार्ट्स थे बिजनेस के वो बेच दिए, एंड दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग कंप्लीटली ऑन फुल ट्रक लोड एंड पार्ट ट्रक लोड डिलीवरी. सिर्फ एक चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है. दैट इज मेनली देयर बिजनेस मॉडल राइट नाउ. सो इस कंपनी को भी हम शॉर्ट में यहाँ पर समझ लेते हैं. नाउ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इन्होंने काफ़ी व्हीकल्स ऐड किए हैं इन FY23. H1 FY24 में भी 525 व्हीकल्स उन्होंने ऐड किए. टोटल गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी कंपनी के पास करंटली 84,000 है, एंड दे आर हैंडलिंग मोर देन 11,000 टन्स ऑफ डेली वॉल्यूम. अगर हम H1 FY24 की बात करें, वेरिंग डिग्रीज ऑफ कैपेसिटीज है फ्रॉम 1 टन टू 36 टन्स. सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द कंपनी इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे हैव. नेटवर्क की जहाँ तक बात करते हैं तो दे फॉलो द हब एंड स्पोक मॉडल, द ट्रेडिशनल मॉडल, एंड दे हैव 49 ब्रांचेस दैट दे हैव एडेड इन H1. सो हर एक जगह पर इनकी ब्रांच रहेगी, एंड ट्रक्स एक ब्रांच से नियरेस्ट ब्रांच को जाएंगी, एंड वहाँ पर जो कस्टमर्स है उनके वो अपना जो पार्सल है वो लेने आएंगे, एंड दिस इज हाउ दे मेनली फंक्शन. सो एक असेट हेवी मॉडल है यहाँ पर. कंपनी मैक्सिमम चीज़ें ओन करने की कोशिश करती है, एंड दे ट्राई टू ऐड मोर एंड मोर हब्स, ताकि जो पर्कुलेशन है या फिर जो पेनिट्रेशन है मार्केट में वो ज़्यादा कंपनी बढ़ा पाए. ब्रांच एडिशन इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है. इफ़ यू सी FY22 से FY23 काफ़ी अच्छी ग्रोथ ब्रांच एडिशन नेटवर्क में यहाँ पर दिखी गई है. कंपनी ने रिसेंटली ये बताया है कि कंपनी ने ऑलरेडी 1600 ट्रक्स का ऑर्डर दे दिया है फ्रॉम अशोक लेलैंड एंड टाटा मोटर्स फॉर ₹700 crores. सो दिस विल रिजल्ट इन एडिशन कैपेसिटी ऑफ 30,000 मेट्रिक टन्स. यहाँ पर एक चीज़ हमें देखनी है कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाई है उसके हिसाब से 1200
व्हीकल्स जो है कंपनी के वो स्क्रैप होने वाले हैं बाय FY24, तो वो कैपेसिटी कम हो जाएगी एंड ये नई कैपेसिटी यहाँ पर ऐड होने वाली है। बट बिकॉज वो ओल्ड व्हीकल्स थे, थोड़ी सी एफिशिएंसी एक्सपेक्टेड हो सकती है यहाँ पर, सो दैट कैन हेल्प द कंपनी अचीव बेटर वॉल्यूम्स एंड बेटर एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ माइलेज एज वेल। सो इनका अराउंड 90% रेवेन्यू जो है वो लेस देन ट्रक लोड इन पार्ट ट्रक लोड से आता है, 8% रेवेन्यू फुल ट्रक लोड से आता है एंड अराउंड 2 to 3% रेवेन्यू जो है वो कुरियर एंड अदर सर्विसेज से आता है। तो इनका फोकस मेनली हाई मार्जिन LTL बिजनेस पर ही है, लेस देन ट्रक लोड यानी हाफ ट्रक लोड जो बिजनेस है उस पर इनका मेनली ज्यादा फोकस है। हब एंड स्पोक मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेनली यूज करने वाले एंड देयर मेन फोकस इज ऑन B2B कस्टमर्स। सो कंपेयर टू समवन लाइक डिलीवरी और ब्लू डार्ट, इनका किसी भी कस्टमर पर ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है। टॉप 10 कस्टमर्स कंट्रीब्यूट टू नॉट मोर देन 3% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। दिस इज व्हाट देयर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन सेज। कैपेसिटी की जहां तक बात आती है, दिस इज their only business right now. Goods transport vehicle business is the only business, and they have scaled to 84,726 metric tons of capacity right now, जो FY18 से काफ़ी अच्छे से स्केल हुआ है। नंबर ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी काफ़ी अच्छे से स्केल होते हुए नजर आ रहे हैं। 85% ऑफ द कंपनीज गुड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आर डेट फ्री, यानी दे आर, उनके जो लोन्स है वो ऑलरेडी पे ऑफ हो चुके हैं। ओनली 15% हैव दैट, एंड एज आई सेड contribution from top 10 customers is very less, so that is a very good added advantage that the company has. क्वार्टरली फाइनेंशियल्स की जहां तक बात आती है तो मार्जिन थोड़े से वीक होते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लास्ट क्वार्टर में, मेनली बिकॉज जो कॉस्ट है ऑफ फ्यूल्स, तो दैट इज मेनली वेइंग इन ऑन द इंडस्ट्री, एंड ओवरऑल इन्फ्लेशन लेवल्स जो है वो that have had some bearing on the company's margins here. But overall अगर हम देखें, revenue growth has been quite okay. It has been better than other players who are more dependent on e-commerce. So this is always going to be a derivative of the manufacturing activity that happens in the country. Promoters की जहाँ तक बात आती है तो ये जो फैमिली है that is in business in 1976, कंपनी ने धीरे धीरे स्टार्ट किया था, ऑर्गेनिकली ग्रो किया है, एंड एक साल पहले कंपनी ने एक मेजर रिस्ट्रक्चरिंग कर दिया बिजनेस का, जहां पर उन्होंने जो अपने नॉन कोर असेट्स थे वो सारे बेच दिए। VRL has sold their bus business to the promoter group for 230 crores. इसके अलावा उनकी एक एयरक्राफ्ट भी थी, वो भी उन्होंने अराउंड 10 करोड़ के लिए बेच दी, एंड विंड पावर का एक बिजनेस था वो भी उन्होंने 480 करोड़ के लिए बेच दिया। सो दे आर कंप्लीटली नाउ ओनली इन द गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। बट एक गवर्नेंस का रेड फ्लैग ये है कि promoters have been constantly selling stake in the company since last few quarters. So that is something that you have to consider from the governance perspective in a company like VRL Logistics. एक फाइनल सिनेरियो एनालिसिस अगेन VRL लॉजिस्टिक्स के केस में, करंट कैपेसिटी उनकी, नाउ दिस इज, यहाँ पर बेस मैंने कैपेसिटी पकड़ा है, यहाँ पे 84,000 की करंट कैपेसिटी है। इफेक्टिव न्यू फ्लीट कैपेसिटी मैं कंसिडर कर रहा हूँ FY25 तक 1 लाख होगी इन केस ऑफ कंजर्वेटिव सिनेरियो, मॉडरेट केस में 1,05,000 एंड एग्रेसिव केस में 1,10,000। सो फ्लीट इंक्रीज बेसिकली फॉर द नेक्स्ट 4 years। यहाँ पर मैंने फैक्टर इन किया कि 10% से वो फ्लीट अपनी बढ़ाते जाएंगे, 12% 15% इन केस ऑफ एग्रेसिव केस। तो उस केस में फ्लीट कितनी होगी इन FY29 वो मैंने यहाँ पर फैक्टर इन करने की कोशिश की है। रेवेन्यू मैंने डिराइव किया है एज पर दी मेट्रिक टन्स कैलकुलेशन, सो उस हिसाब से मेरे हिसाब से ये रेवेन्यू उनका हो सकता है इन ऑल 3 सिनेरियोस। पैट मार्जिन इस इंडस्ट्री में कम रहेगा, अगर आप एक्सप्रेस में हो तो उस केस में आपका पैट मार्जिन थोड़ा सा बेटर रहता है, लेकिन PTL अगर आप कर रहे हो, पार्ट ट्रक लोड कर रहे हो, तो यहाँ पर पैट मार्जिन विल बी समवेयर अराउंड 4 to 6% के रेंज में यूजुअली होते हैं, तो उस हिसाब से मैंने वो कंसिडर किए हैं। पैट अपसाइड कितनी आ रही है अकॉर्डिंग टू FY29 प्रोजेक्शंस, तो वो मैंने वहाँ पर ली है, एंड एक एक्सपेक्टेड P मल्टीपल मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है। करंटली कंपनी का एक एक्सेप्शनल आइटम को अगर हम एक्सक्लूड कर दे तो P मल्टीपल इज अराउंड 45, तो उस हिसाब से एक P मल्टीपल एक्सपेक्टेड मैंने लिया है 30, 35 एंड 40, and CAGR that can be expected is -2, 10% and 22% in case of aggressive scenario. So this is how all the valuations are going to stack up अगर हम scenario analysis VRL का करें। तो 3 कंपनीज का हमने scenario analysis and deep dive इस वीडियो में किया है, उसके अलावा लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी यहाँ पर समझा है। काफ़ी बड़ा वीडियो ये यहाँ पर हो गया है, बट आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी इंसाइट्स मिली होंगी कि इंडिया का लॉजिस्टिक्स सेक्टर कैसे फंक्शन करता है, एंड जो भी कुछ की प्लेयर्स हैं यहाँ पर वो किस तरह से अपना मार्केट शेयर मेंटेन कर रहे हैं, कैसे कैसे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके, एंड इससे मैं ये होप करता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे टाइप की कंपनीज को आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कंसिडरिंग इवन द सिनेरियो एनालिसिस ऑफ ऑल 3 कंपनीज दैट वी हैव डन हियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा, एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।